नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो गया है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी की। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, जो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की लिंचिंग और उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रही है। इल्तिजा के इस विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुओं पर दिए विवादित बयान के बाद जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं साधु संत गुस्से में हैं। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया है और कहा कि लाखों भारतीय इससे प्रभावित चल रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती के इसी बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संतों ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर में हिंदुओं की संपत्ति पर बैठकर आज बोलने के लायक बनी है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो पाकिस्तान के लोग ना कश्मीर के ना भारत के मुसलमानों को कभी महत्व दिया, ना मानते हैं उन्हें, ऐसे लोग पाकिस्तान का गुणानवाद करते हैं और भारत की निंदा करते हैं, हिंदुत्व की निंदा करते हैं, जिसके बल पर वो भारत में जिंदा हैं। जाकर के पाकिस्तान में रहकर दिखाओ ना, तुम्हारी औकात और तुम्हारा क्या है सब समझ में आ जाएगा। अभी भी अपनी औकात में रहो। अब वो भारत नहीं रहा, कांग्रेसियों का भारत नहीं रहा, अब हिंदुत्व का भारत है, हिंदू राष्ट्र है। अब इसमें तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। जय श्री राम का नारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है, उसको क्या पता कि ये क्या जोड़ रही है। वो हिंदू के सहृदयता को लेकर के चलने वाला है, इसलिए इसको उसको पता नहीं है तो बोल देती है झूठे कि उसका जितने भी शब्द हैं वो सब झूठे हैं। हिंदुत्व के विषय में उसको ज्ञान नहीं है। संतों का यह भी कहना है कि सनातन और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बयान देना राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को समय रहते गिरफ्तार करना चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि उन्हें सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। उनको स्वतः सनातनियों से, हिंदुत्ववादियों से क्षमा मांगनी चाहिए। युवाओं को बरगलाने का काम महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती के एजेंडे में है। ये लोग चूंकि एक संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री थी, और इस प्रकार से बयान देना हिंदुत्व सनातन संस्कृति के खिलाफ, मैं मानता हूं कि यह राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को समय रहते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। NSA के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। हिंदुओं के प्रति इस प्रकार से अपमानजनक बयान यह कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर हिंदू और हिंदुत्व पर दिए इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व के खिलाफ बयान देकर राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी के बयान पर संग्राम छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद गठबंधन में दरार नजर आ रही है और गठबंधन का नेतृत्व आखिर कौन करेगा, अब इस पर तकरार बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है। समाजवादी पार्टी ने ममता का समर्थन किया है। कई पार्टियों को राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह के सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन कर दिया है और राहुल गांधी के किसी भी तरह के नेतृत्व से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का नेतृत्व पर दावा, समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी को समर्थन, आरजेडी बता रही लालू यादव को शिल्पकार, कांग्रेस की क्षमता पर एसपी उठा रही सवाल, दिल्ली में केजरीवाल की एकला चाल। যারা দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা আমাকে দেখতেই পারে না, তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন? তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে রাখতে পারি, মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहां भी आधी सीटें हार गए। अगर वहां भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं मिलती तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत विधानसभा के समर में उतरी थी, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कई मौकों पर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं दिखती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच दरार आने की खबर है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। संभल हिंसा मामले पर दोनों का साथ नहीं आना, लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश नाराज, संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में एसपी शामिल नहीं, यूपी उपचुनाव से कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी। इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी उथल पुथल है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने एमवीए से अलग होने की बात कही तो शिवसेना यूबीटी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अब इस पे ना लइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला। वजह और भी हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल को कांग्रेसी ही नेता नहीं मानते। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, एसपी कांग्रेस गठबंधन नहीं चल पाएगा। तो वहीं प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जिस कांग्रेस को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए उसका राहुल गांधी ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे। देखिए, राहुल गांधी को केवल दूसरे दल के लोग ही नहीं, उनको तो पूरा देश नेता नहीं मानता है। उनको तो कोई देश जब नेता मानता नहीं है, और पिछले आप लोग चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी प्रस्तुति कैसी रही है, तो ऐसा है कि समझ लीजिए कांग्रेस डूबती हुई नैया है और इस नैया पर कोई सवार नहीं होने वाला है। और आने वाले समय में ये अपने अस्तित्व को बचा ले, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया
150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जो दल एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने आए, वो एक एक कर दूर हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के टूटने के संकेत माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि अगर देश के आगे व्यक्तिगत स्वार्थ आए तो उसे एक किनारे कर देना चाहिए। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश और धर्म को लेकर के भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र प्रथम को संकल्प बनाकर चलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि बताया है। कानपुर की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता, अगर इसके आड़े कोई आया तो उसे एक और करना पड़ेगा। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता, हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगा, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखते। अगर वह मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इससे पहले वाराणसी के स्वर वेद महामंदिर में शताब्दी महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। उनका कहना था कि अगर धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आप यहां पर सदाफल गुरुदेव महाराज के जिस विहंगम योग संत समाज के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, ये उसी विरासत का सम्मान है जो आज से 100 वर्ष पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। उसी का निर्माण आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसको एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए जन जागरण के एक बृहत अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान को जहां बांग्लादेश के संदर्भ में जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विरोधी दलों पर निशाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे फिल्म पुष्पा की, क्योंकि वाइल्ड फायर बनकर इस वक्त अल्लू अर्जुन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। पुष्पा 2 ने इस साल के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। वर्ल्ड वाइड कनेक्शन में फिल्म ने इस साल कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और 2 दिन में जितनी कमाई पुष्पा राज ने की है, बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में भी पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उससे कम है। 2 दिन में अल्लू अर्जुन की ये फिल्म 400 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। पुष्पांगरது பேரல पुष्पा ब्रांड। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 इस वक्त सिनेमा घरों में
धूम मचा रही है। लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म नहीं, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। एक्शन, रोमांस, सस्पेंस और साउथ का स्वैग लेकर आए अल्लू अर्जुन की यह फिल्म धांसू बताई जा रही है। अंदर पब्लिक का शोर शराबा मूवी को लेकर के तो बहुत अप्रेज है। नंबर जबरदस्त, मजा आ रहा है, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत मस्त, हाउसफुल, एकदम मस्त, मजा आ गया देखकर। पुष्पा 2 ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। पुष्पा राज का क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म ने इस साल इतिहास रच दिया है। पुष्पा 2 की कमाई वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे 283 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 117 करोड़ रुपए, 2 दिन में करीब 400 करोड़ रुपए। पहले दिन पुष्पा 2 ने जहां 283 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा इतिहास रच गया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड दूसरे दिन 117 करोड़ रुपए के करीब कमाया। पूरी मूवी बहुत अच्छी है, पसंद आई हमें, इसलिए दूसरी देखना है। पर जो उसका ये डायलॉग है ना, मैं झुकेगा नहीं, वो एक नंबर डायलॉग। पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रॉस कमाई की है। अब तक इतनी बड़ी ओपनिंग किसी भारतीय फिल्म को नहीं मिली। ओपनिंग डे की कमाई में RRR को पछाड़ा। RRR की पहले दिन की कमाई थी 156 करोड़ रुपए। पुष्पा 2 की पहले दिन की कमाई 283 करोड़ रुपए। ओपनिंग डे पर 200 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड। एक दिन में 2 भाषाओं में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई। प्रभास की कल की 2898 AD को पछाड़ा। 105 करोड़ रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग। मैं ये तो चंदन तस्करी के बारे में था, लेकिन अच्छा था, वो भी अच्छा था, ये बहुत बेस्ट है। कोई डायलॉग ऐसा जो आपको पसंद आया? पहले झुकेगा नहीं। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुरुआत की है। दरअसल पुष्पा 2 का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और अब रिलीज होने पर जैसा रिस्पॉन्स मिला है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बम्पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये कमाई के मामले में अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जोधपुर में बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और जवानों का हौसला बढ़ाया। तो गृह मंत्री अमित शाह के सामने जवानों श्वान टीम की तरफ से एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। ये रिपोर्ट देखिए। ऊँटों का हथियारबंद दस्ता, बाइक पर जवानों के हैरतअंगेज करतब और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, ये सब हुआ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के समारोह में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में सबसे पहले बीएसएफ के जवानों ने ऊँटों पर प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तान में तस्करों का पीछा करने, क्रॉस कंट्री रोलिंग और औचक निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बुलेट पर बहादुर जवानों ने भी कई स्टंट किए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने अनुशासन और एकता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के सामने बीएसएफ के हथियारों की परेड भी निकाली गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं परेड से कुछ सेकंड पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा
कि जवानों का ये बलिदान एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है। साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका विरुद्ध प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं।